बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज आप पढ़ने वाले हो रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये एक नई टर्म है जो आपने मैट्रिक में या छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ी, नई टर्म है। और ये रिलेट करती है, डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। जिस मटेरियल से आपका कंडक्टर बना हुआ है उस मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन इसका क्लोज रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है किसी भी मटेरियल की, तो उसकी ओवरव्यू तो हमें पता है, ठीक है। आपने पीछे भी पढ़ चुके हो, आप इसको छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो कि रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब भी आपका करंट पास करता है कंडक्टर में से, तो वो कंडक्टर जो होता है वो करंट को थोड़ी सी ऑपोजिशन देता है, उसकी मुखालफत करता है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी, सिंपली यही होगी ना कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, या मटेरियल लिख लो या कंडक्टर लिख लो, वट एवर यू वांट टू राइट, मटेरियल और कंडक्टर। टू अपोज द करंट, फ्लो ऑफ करंट लिख लो या करंट लिख लो, कुछ भी लिख लो, सही है। ये है। अब देखो ये तो आपने पढ़ लिया कि मुखालफत होती है, लेकिन वो रेजिस्टेंस होती किस वजह से है। अब रेजिस्टेंस होती इस वजह से है, देखो अगर आपका ये कंडक्टर है, राइट, हमने इसको बना लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखो अब आप जानते हो कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उनकी तादाद होती है ऑलमोस्ट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, यानी 1 मीटर क्यूब में इतने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खैर ये तो हमें पता ही है ना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं थोड़े बनाऊंगी, राइट। और हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो आपको मिलता है करंट, ऐसा ही होता है ना। तो ये करंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर आप इसको ऐसे बैटरी के साथ ज्वाइन कर दो, फिर ही आपको पता चलेगा कि ये क्यों फ्लो करेंगे। अच्छा बेटा आपने ना इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट जो होता है ना उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, वो कन्वेंशनल करंट होता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के बारे में बता रही हूँ, वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे ना, तो इस डायरेक्शन में आपको ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे इस कंडक्टर के, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स में से निकले हैं ना, तो वो एटम्स भी तो मौजूद होंगे ना पॉजिटिव चार्ज की मौजूदगी की फॉर्म में, तो इनको हम कहते हैं कर्नल्स। अब ये वैसे पास पास होंगे, लेकिन खैर मैं इनको दूर दूर बना रही हूँ। तो ये आपके पास एटम्स हैं। जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे ना, देखो ये वाली बैटरी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एनर्जी दे रही है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एनर्जी यहाँ से दे रहा है, इनको रिपेल कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर पॉजिटिव टर्मिनल में आके एडअप हो रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। लेकिन जब भी ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि ये जाते हुए अपने रास्ते में इन एटम्स के साथ कोलाइड कर लेंगे, ठीक है। कोलाइड करने के नतीजे में क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, ठीक है। देखो एक कोलिजन जो होती है ना उसके बारे में हम समझते हैं अक्सर कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आया और जाके ऐसे टकराया तो वही कोलिजन होगी, नहीं वो कोलिजन नहीं होती। देखो मैं यहाँ पर अगर आपको ये एटम बनाकर दिखाऊं, सही है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, तो अगर ये इसके साथ कोलाइड ना भी करे, ठीक है, पास से होकर गुजर जाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी पर और मोमेंटम पे कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ना। बेशक कोई भी एग्जैक्ट कोलिजन नहीं हुई, डायरेक्ट कोलिजन नहीं हुई, वो बिल्कुल पास से गुजरा है, लेकिन जाते जाते भी उसकी वेलोसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अफेक्ट हो जाएगी, इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से अफेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको भी कोलिजन ही कंसीडर करते हैं। तो कोलिजन बेसिकली क्या होती है, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर मोमेंटम पर किसी दूसरे पार्टिकल की वजह से असर पड़े तो हम उसको इस फिनोमिना को कोलिजन ही कंसीडर करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कोलिजन होगी, ठीक है। ये जो एटम्स हैं इनके साथ जाके इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा और इनकी एनर्जी जो होगी वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि करंट जितनी यानी रफ्तार से मूव करना चाहिए था, फ्लो करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो उतनी एनर्जी के साथ फ्लो नहीं करता। तो इसी वजह से रेजिस्टेंस होती है, ये हम जानते हैं ना। और ये भी आपने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा बता देती हूँ, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दरमियान में काफ़ी सारे कर्नल्स बने हुए हैं इसके, ये काफ़ी ज़्यादा एटम्स हैं, सही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन आएगा और इसे टकराया और सीधा चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, यहाँ से आता है, चलो इसके साथ टकराया, यहाँ से टकरा के वो इसके साथ टकराया, इसके साथ टकरा के यहाँ पर टकराया, यहाँ से टकरा के यहाँ से टकराया। यानी इलेक्ट्रॉन बजाय सीधा मूव करने के ऐसे 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 टकराता हुआ आगे जाता है, ठीक है। अब आप ये देख लो कि अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में अगर आप देखो तो फिर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं ना, तब उस वक्त इनकी स्पीड जो होती है वो ऑलमोस्ट 10⁶ या 7 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो बहुत कम रह जाती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड रह जाती है। देखो अगर वो रैंडम मोशन कर रहा था तो यानी ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा था, यानी ऑलमोस्ट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से। तो अभी वो आगे बढ़ रहा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इतनी है। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पीछे वाले लेक्चर में सारे पढ़ लिए हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पीछे वाला लेक्चर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो है वो देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वो सारी चीज़ें बताने लग जाऊँगी तो एक तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और दूसरा बताने का बार बार कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। तो हम बात पे आते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, मटेरियल की वजह से होती है कि वो मटेरियल जो है वो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट को कितनी ओपोजिशन जो है वो दे रहा है, कितनी ओपोजिशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से फ्लो करते हुए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। सही है, समझ आ गई है ना। तो अगर आपने रेजिस्टेंस देखनी है इसी कंडक्टर की, देखो तो यहाँ पर आपने बैटरी लगाई है, समझो इसका वोल्टेज V है, तो इसके जो किनारे हैं रेजिस्टेंस के, यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा इस बैटरी की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और अगर यहाँ से इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट I फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग करंट, तो इसकी इस जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस होती है आपकी R = V/I, ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस होती है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो इसको कंफ्यूज कर जाते हैं ओम लॉ से। याद है ना कि ओम लॉ भी तो हमने पढ़ा था, V = IR। अब वो कहते हैं कि जी अगर हम यहाँ से R निकाल लें तो वो भी तो V/I ही आएगा ना। तो बेटा याद करो कुछ, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसमें था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और रेजिस्टेंस को हमने एज अ कांस्टेंट यूज़ किया था, ऐसे ही यूज़ किया था ना, कांस्टेंट यूज़ किया था। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो पूरा टाइम, जितना टाइम उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन आप जानते हो ना कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। कुछ काफ़ी सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर करंट गुजरना शुरू कर देता है और टाइम के साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होने लग जाती है। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब ज़्यादा और कम क्यों होती है वो भी आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में एंड पे। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ओम लॉ जो था वो सिर्फ उन कंडक्टर्स के लिए था जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पर जनरल हम बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशो के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी टाइम में आपने जब करंट फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है कि जिस टाइम पे आपने फाइंड करना है उस टाइम पे आप यहाँ पे पोटेंशियल मीटर लगाओ, यानी जो भी करंट फाइंड कर लो और वोल्टेज फाइंड कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। देखो अब समझ लो आपके पास एक कंडक्टर है मेटल का बना हुआ और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, सही है। अब अगर टाइम के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है तो क्या होगा,
जब आप शुरू में जैसे कि आपने बैटरी लगाई तब आप करंट को देखोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। या मैं ऐसे कह देती हूँ कि जब आपने शुरू में बैटरी लगाई तो रेजिस्टेंस जो थी वो इस कंडक्टर की कम थी, सही है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ऑफकोर्स वो आपको पता ही है वो बड़ी हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी। तो आपने देखना है कि 5 सेकंड के बाद इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में कितनी बढ़ गई है। तो 5 सेकंड के बाद आप इस यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर लो, जो करंट पास कर रहा है वो मेजर कर लो, उनको डिवाइड कर दो और आपका उस 5 सेकंड के बाद रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला जो रेजिस्टेंस का है वो ओम्स लॉ के से डिफरेंट है, ठीक है। समझ आ गई ना बात। अगर आप रेजिस्टेंस के फार्मूला की बात करो तो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो आप बड़ी क्लासेस में जाके अगर आप फिजिक्स में गए तो आप जो ड्राइव करोगे वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। अगर आपको वो समझ नहीं आएगी तो कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आएंगे, जिस तरह हमें हमारे टाइम में समझ नहीं आए थे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद नहीं करना, सिर्फ इससे आपको कॉन्सेप्ट लेना है। तो जब आप रेजिस्टेंस का फार्मूला देखते हो तो वो आपके पास आता है ml/n/e² टाउ ए। ये आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ गया आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला। इसको ड्राइव कुछ भी नहीं करना, ना ही आपने इसको याद करना है। याद करने वाला फार्मूला वही है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके जो आने होते हैं क्वेश्चंस आने होते हैं वो उसी में से आने होते हैं, तो इसलिए। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये m जो है यहाँ पर ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो L है ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट। यहाँ पर N जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सही है। और ये टाउ जो है, अच्छा ई जो है वो है, अच्छा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे आपको कंसर्न नहीं है, इसके यूनिट वॉल्यूम में, यानी 1 मीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो उनसे आपको कंसर्न है कि वो कितने हैं, ठीक है। ई जो है आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और टाउ जो है आपके पास ये है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये टर्म आपके लिए नहीं होगी अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा। देखो मैंने आपको बताया था बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है तो वो एटम्स के साथ कोलाइड करता हुआ मूव करता है, ठीक है। पहले उसने क्या किया कि वो इसके साथ कोलाइड किया, अब उसके बाद वो इसके साथ कोलाइड कर रहा है। तो इन दोनों एटम्स के कोलाइड करने के दरमियान में उसने कितना टाइम गुजारा, ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है, कि कितना टाइम इस बेचारे के पास था कि वो दूसरे के साथ टकराए बगैर बच गया। यानी इस इलेक्ट्रॉन के इस एटम के साथ टकराया, फिर इस एटम के साथ टकराया, और इन दोनों एटम्स के साथ टकराने के दरमियान में जो टाइम था उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब आगे आ जाता है ए, और ये आपको पता ही है एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो बेटा देखो एक चीज़ नोट करो, आप नोटिस करने वाली बात ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ही होता है ना। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हर मेटल के लिए सेम होता है, सॉरी डिफरेंट होता है, यानी हर मेटल का डिफरेंट होता है और कांस्टेंट होता है, हर मेटल्स के लिए अलग, सही है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो है ये भी कांस्टेंट होता है। अच्छा बेसिकली ये रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। एवरेज का मतलब क्या है कि अब आपको एक इलेक्ट्रॉन का तो नहीं ना पता कि वो कितना टाइम यानी बगैर टकराए गुजारेगा, नहीं ना पता। तो हम क्या करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन सब का रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करके एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, कांस्टेंट है।
ठीक है। यानी अगर आपने एक मेटल ली है तो अगर आपके पास दो तारें हैं, एक मोटी है एक पतली है, दोनों ही लोहे की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, तो उनके लिए ये सारी चार चीज़ें तो 1 2 3 4, ये चार चीज़ें तो सेम होगी ना। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबका ही सेम होता है, ठीक है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन भी सेम है। लेकिन अगर दोनों तारें हैं, एक मोटी एक पतली है, तो उनके अंदर उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम होंगे और रिलैक्सेशन टाइम भी सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं, अब कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स को अलग आपने कैसे करना है, आर इज इक्वल टू देखो m/n/e² टॉ और ये हो गया L/A। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, मटेरियल पे डिपेंड करती हैं ना। और इसी को इस कांस्टेंट की जगह पे हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं और वो होता है रॉ L/A, ठीक है। ये देखो अब ये टर्म बनी है जो आपने अपने एग्ज़ाम के लिए या अपने बुक में आपके ये दी हुई है, तो आपने ये याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो रॉ है ना, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी इसको कहते हैं और ये डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। तो और इसका फार्मूला क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, n है ये NE² टॉ, सही है। ये आपके पास रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब ये है कि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब मटेरियल पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस मटेरियल का एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, इस पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर आपके पास कॉपर की दो तारें हैं, ठीक है, एक मोटी है एक पतली है, तो उन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, मोटी की भी सेम होगी पतली की भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती ज्योमेट्री के ऊपर। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, डिपेंड करती है किस चीज़ पे, लेंथ पे भी एरिया पे भी। तो मोटी वाली की रेजिस्टेंस जो होगी वो डिफरेंट होगी, पतली वाली की डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये है कि एक ही मटेरियल की दो चीज़ें हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन अगर उनकी जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हैं तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। समझ आ गई, आ रही ना समझ। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे तो डिपेंड करती ही करती है, साथ में डिपेंड करती है किस चीज़ पर, साथ में डिपेंड करती है लेंथ पर। लेंथ पर कैसे डिपेंड करती है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कि जितनी मोटी तार होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। अब देखो इसको मैं समझाती हूँ आपको। अगर आपके पास पानी का पाइप है, ठीक है, देखो अच्छा समझो ये तार ही है। अब लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है, लेंथ पे इसलिए डिपेंड करती है कि बड़ी तार होगी तो यहाँ से समझो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा आ रहा है, सामने उसको एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने ज़्यादा एटम्स होंगे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी एटम्स भी तो उतने ज़्यादा होंगे ना। तो उस बेचारे को इस एंड से इस एंड तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी जगहों पर कोलाइड करना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो, एरिया हो ज़्यादा, तो जैसे पानी का पाइप आता है होता है बिल्कुल वैसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को देखो एटम्स के दरमियान में काफ़ी सारी जगह होगी, तो वो बचा के गुजर ही जाएगा, सही है, समझ आ गई। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। तो यहाँ से होप्स हो कि आपका रेजिस्टेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और उसका रिलेशन रेजिस्टिविटी के साथ थोड़ा बहुत मैंने आपको यानी समझा दिया है। आगे हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आपका मेन टॉपिक है रेजिस्टिविटी और उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे वर्ड्स जो है वो आपको नए लगे, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी बुक वाले जो टॉपिक है उसकी सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, इवन ग्राफ भी और सारा कुछ है, ठीक है। एंड वाली लाइन तक हर चीज़ वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, हर वो चीज़ जो आपकी बुक में इतनी सी छोटी लाइन में बताई हुई है, तो आप देखोगे कि इसका काफ़ी ज़्यादा 6-7 मिनट की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ओके। तो आर यू रेडी,
Let's move toward our main topic of today, which is resistivity and its dependence upon temperature. Okay? So बच्चा लोग, अभी आपने देखा कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है दिस इज इक्वल टू किसके भला, रॉ एल ओवर ए के, सही है। और रॉ को आपने बोला था क्या भला, रेजिस्टिविटी। यही बोला था ना। अच्छा बेटा, रेजिस्टिविटी होती है क्या कि कोई भी मटेरियल जो है वो आपके करंट को कितना क्या कर रहा है, ऑपोजिशन मुहैया कर रहा है, सही है। तो अगर आप इसके यूनिट्स की बात करो तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, आर इज इक्वल टू रॉ इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्क्वायर और टाउ। ओके, खैर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी किसमें बना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इससे मुश्किल हो जाएंगे। तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए, ये रेजिस्टिविटी का है तो आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल ओवर ए, तो ये एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो ए ओवर एल इज इक्वल टू। अब जब आप इसके यूनिट्स देखोगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ओम मीटर स्क्वायर और इसका मीटर इज इक्वल टू रॉ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट आपके पास आ जाएगा प्यारा सा ओम मीटर, सही है। अब अच्छा ये रेजिस्टिविटी है तो ये क्या है, ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल टू करंट, यही है ना, ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल टू करंट, ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल टू करंट। अच्छा एक चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस के फार्मूला में अगर लेंथ और एरिया की टर्म्स हैं तो साथ में रेजिस्टिविटी की टर्म भी तो है ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मीडियम पे, मटेरियल पे, तो रेजिस्टिविटी अकेले मीडियम पे डिपेंड करती है, अकेले मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के साथ साथ उस कंडक्टर की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है, सही है। रेजिस्टेंस मीडियम पे और ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। खैर, ऑपोजिशन ऑफ मटेरियल टू करंट, अच्छा ये तो हो गया। अभी इसका उल्टा भी होता है, इसका रेसिप्रोकल जो होता है ना उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। क्या, कंडक्टेंस, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, राइट। अब ये कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, रेजिस्टिविटी है ऑपोजिशन, ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी रेजिस्टिविटी रोकती है कि भाई रुक, लेकिन कंडक्टिविटी कहती है जाओ जाओ, वो बहुत अहम दिल है, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें इसके फार्मूला को तो वो होगा क्या भला, कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं सिग्मा से 1/ρ, ओके। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल कोई, अच्छा जिस तरह से रेजिस्टिविटी मीडियम पे डिपेंड करती है ना, उसी तरह कंडक्टिविटी भी मीडियम पे ही डिपेंड करती है। तो अगर हम कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल रैंडम, उसकी कंडक्टिविटी और उसकी रेजिस्टिविटी का प्रोडक्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 1, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, ओके। और अगर आप इसका यूनिट देखो तो क्या होगा, कंडक्टिविटी का 1/ओहम मीटर, तो ये हो जाएगा पर ओहम पर मीटर, यानी हम इसको उल्टा करके लिख देते हैं, ये ओहम मीटर था तो ये हो जाएगा, ओहम को उल्टा कर दो पर मीटर, मोह पर मीटर, ओके। तो ये कंडक्टिविटी। अब हमने देखना है कि जो, अच्छा एक और चीज़, तो रेजिस्टिविटी जो है
उसका उल्टा तो है कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। अब आपने देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। अब टेम्परेचर को इंक्रीज कराओ तो रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स पे इसका क्या असर होता है। ऑन मेटल्स, देखो बेटा मेटल्स के अंदर क्या होता है। मेटल्स के अंदर बेसिकली रेजिस्टिविटी का ना फॉर्मूला देखो, यहाँ से रेजिस्टिविटी आपके पास किसके बराबर आएगी? ये देखो यहाँ पे आपने निकाली थी ना इसकी वैल्यू, कहाँ पे? ये देखो, हाँ नहीं ये आर ए ओवर सॉरी एल, ठीक है, ये तो आ गई। और जो रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टिविटी की खुद की वैल्यू थी, वो थी क्या? एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉ, सही है, यही थी ना। तो अगर आप रेजिस्टेंस का वैसे ही फार्मूला लगा लो, देखो अब आप कहोगे कि मैम फार्मूला पे फार्मूला, फार्मूला पे फार्मूला। देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये एटम था, पहले ये वाइब्रेट कर रहा था ऐसे यहाँ तक बस, और इलेक्ट्रॉन जो था वो मतलब यहाँ से बच के निकल गया, यहाँ से बच के निकल जाता था, ठीक है, जैसे वो स्क्वीज होता था और वो निकल जाता था। लेकिन जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम की वाइब्रेशंस जो होंगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा कर देते हो, ठीक है, तो इसकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी, तो वो अपवर्ड डाउनवर्ड ज़्यादा जाने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के इसके साथ कोलाइड करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसके नतीजे में रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, सही है। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन कम कोलाइड कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइड कर रहा है, ज़्यादा कोलिजन करने से टाउ जो होगा वो कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा ना, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, उसके साथ ही रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। ये तो हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, क्यों? क्योंकि एटम का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो गए, चांसेस वो ज़्यादा कोलाइड किया तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, ठीक है। ये तो आपने रिलैक्सेशन टाइम बेशक आपने ना पढ़ा हो, लेकिन ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना कि जब ज़्यादा कोलिजन्स होती हैं, यानी जब एटम्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ज़्यादा कोलिजन होती हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करी तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ कर गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी तो होती है, यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आप एटम को यानी बाहर से थर्मल एनर्जी देते हो तो क्या होता है ये कि एटम्स को और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती रहती है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो पहले ही बाहर निकलने के चक्रों में होते हैं, उनको बाहर से आप एनर्जी दे देते हो सॉरी, उनको बाहर से एनर्जी दे देते हो। जब बाहर से आपने एनर्जी दे दी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस कर जाते हैं, जिसके नतीजे में रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराओगे मेटल्स के अंदर,
ठीक है, हम मेटल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों की चीज़ें एक दूसरे के उल्टा काम कर रही हैं, सही है। तो अब हम ये देखते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर कि कौन सा फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा फैक्टर क्या है, डोमिनेंट है। अब ये देखने के लिए तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ पर गौर करो। अब जो मेटल्स होती है ना, रूम टेम्परेचर में उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, ऑलमोस्ट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इतने इलेक्ट्रॉन्स उनके पास पहले से ही हैं। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करवा भी दोगे तो आप कितना ही करंट बढ़ा सकते हो, करंट तो इतना ज़्यादा, करंट पे तो सिग्निफिकेंट असर नहीं ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि करंट बढ़ेगा नहीं, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन अब इतने तो उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन है, करंट तो उसके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा है। तो आप नए कितने, चलो ऑलमोस्ट आपने 10⁻5 और बनवा लिए, तो इस पर क्या ही असर पड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इंक्रीज इन करंट होता है ना वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन ये जो डिक्रीज यानी रेजिस्टेंस में डिक्रीज आ रही होती है, सॉरी इंक्रीज आ रही होती है ना, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो आपका कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रही होती है, ये डोमिनेंट हो जाता है और ये कम हो जाता है, जिसके नतीजे में मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। तो हम कह सकते हैं इन मेटल्स the resistance and resistivity increases by increasing temperature। ओके, देखो अब अगर आप ग्राफ की बात करो तो बेसिकली ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं ना, जो गुड कंडक्टर होती हैं, उनके अंदर करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही होता है। कैसे, देखो कॉपर का जो आपका बना हुआ है ग्राफ आपकी बुक में, वो कैसा है कि बहुत लंबी रेंज तक वो सीधा ही जाता है, स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ देर यहाँ पर आके वो डेविएट कर जाता है, हाँ जाना उसको यहाँ पे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो डेविएट कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि ओहमिक कंडक्टर नहीं है ना, रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप रेजिस्टेंस देखते हो टेम्परेचर बढ़ाने से, रेजिस्टिविटी देखते हो मेटल्स की, तो वो इंक्रीज कर जाती है। अब हम बात करते हैं ऑन इन सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स में आपके पास होती हैं कौन कौन सी, सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह। ओके, तो बच्चों एक बात और चलो खैर छोड़ो। तो अच्छा, सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, ये वीडियो मैं उन दिनों में बना रही हूँ जब मेरे पास बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे। होप सो कि नेक्स्ट ईयर जब आप या कभी भी ये वीडियो देखें तो मुझे आज का दिन याद आए कि एक टाइम में मैं बनाया करती थी और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आया करते थे। मे बी इंशाल्लाह मैं कभी सक्सेसफुल हो गई तो आपके इन वीडियोस पर जो कमेंट होंगे वो मुझे याद करवाएंगे कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, इंशाल्लाह। ओके, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दोगे तो क्या होगा कि एटम्स की वाइब्रेशंस तो बढ़ेंगी तो एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ेंगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। कोलिजन ज़्यादा होंगी तो दो कोलिजन्स के दरमियान में वक्फा जो है वो कम हो जाएगा, तो टाउ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। जिसके नतीजे में
रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इसके अंदर से और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिलिकॉन और यानी सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं बेसिकली। अब वो आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, उसके अंदर हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, जिसके नतीजे में आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब देखो बेटा, जो रूम टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर के ऊपर आपके जो सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं। एट रूम टेम्परेचर number of electrons are negligible। तो बच्चों बाकी के लेक्चर आसान के बाद अच्छा जी, तो जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना बच्चे, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों ही। तो आप ये वाला फैक्टर जो होगा, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, ये डोमिनेट कर जाएगा, जिसके नतीजे में जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। यानी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो सारा थ्योरेटिकल हो गया। अब आपने देखना है इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी, मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करके कि जो आपका रिलेशन है, ठीक है, यानी अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उससे आपके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर क्या असर पड़ता है, उसको अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला में देखें तो समझो आपके पास एक कंडक्टर था, उसका टेम्परेचर था कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, सही है। उसको बढ़ाकर आपने कर दिया T डिग्री सेल्सियस, तो उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर थी R0, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो हो गई RT, सही है। तो अगर आपने एक रिलेशन लिखना हो तो वो रिलेशन आपके पास आएगा क्या वाला, अच्छा ये फार्मूला डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, RT माइनस R0 ओवर R0T, सही है ये। अब ये जो अल्फा है व्हाट इज दिस, दिस इज कांस्टेंट, अच्छा, और ये कांस्टेंट तो है, इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, या फिर आपकी बुक में दिया हुआ है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सिर्फ, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये होता है, ओके। अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है आपकी, समझो आपने एक ना रेजिस्टेंस देखी जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी रेजिस्टेंस R0 इज इक्वल टू, आपको पता है कंडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है, लेंथ और एरिया तो सेम ही है, और उसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर T पर, व्हेन टेम्परेचर ठीक है, तो ये आपके पास हो गई रॉ T L ओवर A। तो जब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज यहाँ पर लगाओगे, वैल्यू लगा लो इनकी, चलो अल्फा इज इक्वल टू RT की जगह पे क्या आ गया, रॉ T L ओवर A माइनस
आर नॉट की जगह पे क्या आ गया, रॉ 0 एल ओवर ए। 0 बोल लो, नोट बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। एल ओवर ए और साथ में टी। अब यहाँ से एल ओवर ए कॉमन है ना, तो इसको निकाल लो बाहर, निकाल बाहर करो। तो यहाँ पर रॉ टी माइनस रॉ नोट ओवर एल ओवर ए रॉ नॉट टी। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास बच गया अल्फ़ा इज इक्वल टू resistivity at temperature T minus resistivity at 0 degree Celsius, resistivity at 0 degree Celsius and T. This is. अब हम देखते हैं इससे अल्फ़ा यानी थर्मल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसको हम डिफरेंट मटेरियल्स के लिए देखते हैं। तो कोएफिशिएंट देखते हैं इसकी वैल्यूज़ कैसी आती है। थर्मल resistance for different materials. ओके अच्छा, सबसे पहले आ जाती है बात मेटल्स की। फॉर मेटल्स, अब ना आपने इसी फार्मूला जो है ना इसी को देखना है, ठीक है। फॉर मेटल्स फार्मूला को हम देख लेते हैं, यहीं पे साथ ही लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, आर टी माइनस आर ज़ीरो ओवर आर ज़ीरो टी। अब बेटा आपको पता है कि जब मेटल के अंदर क्या होता है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है ना, तो इसका मतलब है कि आर टी बड़ा होगा और आर ज़ीरो छोटा होगा। आर टी बड़ा होगा, आर ज़ीरो छोटा होगा। अब आपको पता है ना कि जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, सही है। तो जब ये पॉजिटिव आएगा आपके पास, तो बच्चे ये पॉजिटिव आएगा आपके पास। अच्छा, अब लाइट को बेटा एडजस्ट कर लो, वैसे लेक्चर का एंड है ये, सही है। तो ये पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा, कि नीचे वाला तो वैसे पॉजिटिव है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होगा, देखो सेमीकंडक्टर्स के लिए हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है ये वाली जो होगी आर टी जो है वो स्मॉलर और आर ज़ीरो बड़ी। अब आपको पता है ना कि छोटी में से बड़ी को माइनस करो, मिसाल के तौर पर 2 माइनस 4 कर दो तो ये -2 ही आएगा ना। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाली क्या होगी, छोटी होगी, और जब आप पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा इज नेगेटिव। समझ आ गई। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड लाइट क्वालिटी। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।